Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's important MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. First question is, the first case of novel coronavirus was identified in which state of China? कोरोना वायरस का पहला केस चाइना की किस स्टेट में पाया गया था, ये आपको बताना है। बीजिंग, शंघाई, हुबोई, टिनजिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हुबोई। अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए तो आप बताएंगे जो कोरोना वायरस का पहला केस है वो चाइना के वुहान शहर हुबोई प्रोविनेंस स्टेट में पाया गया था। जो कोरोना वायरस है उसका पहला केस चाइना के हुबोई प्रोविनेंस स्टेट के वुहान शहर में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट who has been placed in bugs extraction traction while awaiting surgical repair of fractured femur. What should the nurse check to perform a complete neurovascular assessment of affected extremity? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसकी फीमर बोन में फ्रैक्चर था। अब इस पेशेंट में सर्जरी द्वारा इस बोन को रिपेयर करना है, लेकिन जब तक सर्जरी नहीं होती तब तक हमने उसे बग्स एक्सट्रैक्शन ट्रैक्शन लगाकर एडमिट किया है। इस बग्स एक्सट्रैक्शन ट्रैक्शन को लगाने के बाद पेशेंट में न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना है, तो इसके लिए हमें कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट करना चाहिए ये आपको बताना है। सिंपली समझिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को। पेशेंट में जांग की हड्डी यानी फीमर बोन फ्रैक्चर हो गई। अब इस फ्रैक्चर बोन को सर्जरी द्वारा रिपेयर करना है। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक हम पेशेंट में बग्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाते हैं। इस ट्रैक्शन को लगाने के बाद पेशेंट में न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना होता है। इस न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में हम किस चीज का असेसमेंट करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता है हम वाइटल साइन को असेसमेंट करेंगे, बाइलेटरल लंग साउंड को असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन 2 कहता है स्किन की वार्मनेस का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन 3 कहता है कि पेशेंट के जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ है उसमें कितना पेन है और एडिमा है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन 4 कहता है पेशेंट के फ्रैक्चर्ड लिम्ब के अंदर कलर सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल, पल्स, ये सभी चीजें चेक करके हम न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। एग्जैक्टली आपको न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट होता क्या है ये चीज बतानी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। पूरी चीज पूरे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट के जांग की हड्डी थाई बोन यानी फीवर फ्रैक्चर हुई। अब इस पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और अब इसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब इस पेशेंट में जब तक इस टूटी हुई फीमर बोन को सर्जरी द्वारा हम रिपेयर नहीं कर देते तब तक
बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाकर रखते हैं। सर्जरी से पहले बर्क्स एक्सटेंशन क्यों लगाया जाता है? अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि पेशेंट में मसल स्पाज्म और लिम्ब को इमोबिलाइज रखने के लिए बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया जाता है। ट्रैक्शन में होता क्या है, हम पेशेंट के पैर को बिल्कुल सीधा बेड पर रखते हैं और उसके लोअर लिम्ब में यानी घुटने से नीचे बैंडेज आदि की मदद से एक ग्रिप तैयार करते हैं और फिर यहाँ पर बेड के कोने पर एक क्लिप लगाकर पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए यहाँ पर एक वेट लटका देते हैं, एक वजन लटका देते हैं, जिससे पेशेंट का पैर बिल्कुल सीधी दिशा में रहे, सीधा रहे, ताकि इसके अंदर स्पाज्म ना आए और पेशेंट का लेग जो है इमोबिलाइज रहे, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। अगर पेशेंट में मसल स्पाज्म आते हैं तो इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, और अगर पेशेंट में आपने लेग को इमोबिलाइज नहीं किया, पेशेंट ने पैरों को हिलाया, तो ये टूटी हुई बोन अदर टिश्यू एरियाज को, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है, जिससे कि इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो हम ट्रैक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर में, उसे यहाँ पर दो पर्पस से लगा रहे हैं। स्पाज्म को रोकने के लिए ताकि दर्द ना हो, और कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए। अब आप समझ गए कि पेशेंट आया, फीमर बोन टूटी है, बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया, क्यों लगाया? अब जब आपने इस क्लाइंट के ऊपर बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगा रहे थे, जब यहाँ बैंडेजिंग आदि लपेट रहे थे, तब कहीं आपने बैंडेजिंग आदि को इतना टाइट तो नहीं लपेट दिया कि पेशेंट के ये जो लोअर एरियाज हैं, टोज फिंगर वाला एरिया है, यहां ब्लड सप्लाई ही रुक गई हो। तो पेशेंट में ट्रैक्शन सही मात्रा में लगाया गया है। इस चीज के असेसमेंट के लिए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करवाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट के अफेक्टेड लेग में प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई में रुकावट नहीं है। इस सेंटेंस पर गौर करिएगा। जब भी हम न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स छुपे हैं, न्यूरो प्लस वेस्कुलर। न्यूरो का मतलब है नर्व से संबंधित और वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स के संबंधित। तो नर्व सप्लाई प्रॉपर है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, इस चीज का असेसमेंट न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट कहलाता है। और इसे चेक करने के लिए हम एक्सट्रीमिटी में कलर्स देखेंगे कि पेशेंट की फिंगर्स लाल हैं, सफेद हैं, कैसी हैं। इसके बाद टच करेंगे तो उसे सेंसेशन हो रहा है या नहीं, पर्सन कहने पर अपने टोस को, फिंगर्स को अफेक्टेड लेग की मूव करवा पा रहा है या नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है, नॉर्मल सिचुएशन में ये 2 सेकंड या इससे कम होना चाहिए, पेशेंट के लोअर पार्ट में पल्स आ रही है या नहीं, इन सभी चीजों का असेसमेंट न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में किया जाएगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट अब आपको भूलेगा नहीं। बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होता है, इस चीज का इमेज जरूर देख लीजिएगा, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in a adult for Z-track technique? अगर किसी अडल्ट में Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको IM इंजेक्शन लगाना है तो कौन सी साइट आप चुनेंगे? ऑप्शन ए कहता है डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन बी कहता है रेक्टस फीमोरिस, ऑप्शन सी कहता है वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन डी कहता है वेस्टस लैटरलिस। The right answer is option C, वेंट्रोग्लूटियल। होपफुली आप लोग यहां पर वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट की लोकेशन पर कंफ्यूज होंगे।
आइए इसे रफ डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का पैर है, पेशेंट के हिप वाले एरिया में इस जगह पर जो मसल्स होते हैं उसे हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के नाम से जानते हैं। यहां पर ये जो पूरा मसल एरिया होता है इसे ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। यहां पर डॉर्सल ग्लूटियल मसल्स पाई जाती हैं, जबकि वेंट्रोग्लूटियल मसल थोड़ा साइड में और डॉर्सोग्लूटियल मसल से हल्का सा ऊपर की तरफ होती हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा डेल्टॉइड मसल आप जानते हैं, ये अपर आर्म के अंदर पाई जाती है, शोल्डर एरिया के अंदर, और यहाँ पर जो मेडिसिन है 0.5 ml तक की खुराक लगाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर अमाउंट 1 ml या इससे ऊपर है तो फिर हम इसे वेंट्रोग्लूटियल एरिया में बटक्स रीजन के अंदर एडमिनिस्टर करना प्रीफर करते हैं। और वेस्टस लेटरालिस एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है। ये साइट हमेशा इन्फेंट्स के लिए इस्तेमाल करती है, इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेट्रस लेटरालिस जो साइट है वो अडल्ट के थाई एरिया में आउटर एक्सपेक्ट पर होती है, बाहर की तरफ जांग वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन, important one. A toddler screams and cries noisily after parental visit, disturbing all other children. When the crying is particularly loud and prolonged, the nurse puts the cry in separate room and closes the door. The toddler is left there until the crying ceases, a matter of 30 to 45 minutes. Legally, how should this behavior be interpreted? This is a long question, especially for upcoming NORCET like exams. आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक सीन दिया गया है, एक सिचुएशन दी गई है जिसके अंदर एक टॉडलर एज ग्रुप का बच्चा है, यानी 1 से 3 साल की उम्र का एक बच्चा है, और ये अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में आया है चेकअप के लिए। जब ये बच्चा हॉस्पिटल में चेकअप के लिए वेटिंग में होता है तो हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर और दूसरे बच्चों को देखकर ये बहुत ज्यादा क्राई करने लगता है, इतना ज्यादा लगातार रोता है कि इससे सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स और स्टाफ भी परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब होने लगता है। इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, इस बच्चे को पालने में झूले में लेटाकर और एक अलग सेपरेट रूम के अंदर जाकर बंद कर देते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, तो इस बच्चे का रोना आपको डिस्टर्ब कर रहा था, और इससे बचने के लिए आपने बच्चे को झूले या पालने में सुलाया और फिर इस झूले को एक ऐसे अकेले कमरे में छोड़ दिया और बच्चे को वहीं लॉक कर दिया, और कम से कम आपने 30 से 45 मिनट्स तक उसे अकेले रूम में रखा। ऐसा करने पर लीगल अगर एक्शन आप पर होता है तो आप इसे क्या कहेंगे? बच्चे को आपने 1 से 3 साल की उम्र के बच्चा जो कि सिर्फ रो रहा था, उसे आपने माता पिता से दूर अकेले कमरे में बंद कर दिया, वो भी 30 से 45 मिनट के लिए। इस सिचुएशन में यदि कोई लीगल एक्शन लिया जाए तो इसमें क्या ऑप्शन सही माना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, लिमिट्स had to be set to control the child's crying. बच्चा रो रहा है, उसे नहीं रोना चाहिए, इन सब बिहेवियर को लिमिट करना आवश्यक है। ऑप्शन बी, द चाइल्ड हैड राइट टू रिमेन इन द रूम विथ अदर चिल्ड्रन। बच्चे को यह अधिकार है कि वो दूसरे सभी बच्चों के साथ रूम में ही रहे। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैड टू बी रिमूव्ड बिकॉज द चिल्ड्रन नीडेड टू बी कंसीडर्ड। बच्चे को यहां से बाहर निकालना आवश्यक था क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को हम प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। ऑप्शन डी, सेग्रीगेशन ऑफ चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर वाज टू लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम।
बच्चे को आधे घंटे तक बंद नहीं करना चाहिए था, थोड़ी देर बंद कर देते तो कोई बात नहीं। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा ये आप सेलेक्ट कीजिएगा। बेसिकली यहां पर आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है। आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखिए और क्या आपने ये फैसला किया ये सही है या नहीं। अब आप इसका आंसर पुट कीजिएगा। The right answer is option B is बच्चे को ये अधिकार है कि वो दूसरे बच्चों के साथ हॉल के अंदर ही रहे। आप किसी भी बच्चे को तब तक आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग सेपरेट रूम में क्लोज नहीं कर सकते जब तक उस बच्चे के द्वारा या तो किसी और को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो या फिर खुद को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अडल्ट में भी यही चीज अप्लाई होती है। आप किसी भी पेशेंट को एक अलग कमरे में तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक इस पेशेंट के द्वारा दूसरों को या खुद को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर पेशेंट इतना ज्यादा वायलेंट हो चुका है कि वो खुद को मार सकता है, दूसरों को मार सकता है, तो आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बच्चे जिसकी उम्र कुल 3 साल से भी कम है, वो क्या खुद को नुकसान पहुंचाएगा, क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा? तो यहां पर हमारा ये एक्शन गलत माना जाएगा। बच्चे के इस बिहेवियर को की लिमिट सेट करेंगे कि बच्चे को इतना ज्यादा नहीं रोना चाहिए, तो ये लिमिट कैसे बच्चा फॉलो कर पाएगा? बच्चा इतना समझदार ही नहीं है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को गलत माना। उसके बाद बच्चे को रूम से निकाल देना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत है। इसके बाद बच्चे को 30 मिनट से कम देर तक बंद कर सकते थे, ये भी गलत है। बच्चे को बंद करना ही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। रामसे स्केल किस कंडीशन के असेसमेंट हेतु इस्तेमाल किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन, अराउजल। यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए सही है। किसी भी पेशेंट में सिडेशन के लेवल के असेसमेंट के लिए रामसे स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। एम्स एग्जाम के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेशेंट जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर है, आईसीयू ओटी के अंदर है, उसे आप जब सिडेटिव्स देते हैं तो इस सिडेटिव का कितना इफेक्ट है, इस चीज को हम लगातार चेक करते रहते हैं, जिसके द्वारा हम सिडेटिव मेडिसिन की डोज को डिसाइड करते हैं। सिडेशन को चेक करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्केल्स यूज किए जा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला है रिचमंड एजिटेशन सिडेशन स्केल, जिसे आप रास के नाम से जानते हैं। फिर आता है रामसे सिडेशन स्केल RSS। फिर आता है सिडेशन एजिटेशन स्केल SAS। फिर आता है ऑब्जर्वर्स असेसमेंट ऑफ अलर्टनेस सिडेशन स्केल OAAS। और फाइनली आता है मोटार एक्टिविटी असेसमेंट स्केल, जिसे आप मास कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is to administer an iron injection to an adult. How should this be administered? किसी पेशेंट को आप आयरन इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो इसे कैसे लगाएंगे ये आपको बताना है। सबक्यूटेनियस रूट से आर्म में, इंट्राडर्मल रूट से फोरआर्म में, इंट्रामस्कुलरली डेल्टॉइड में, ज़ेट्रेक टेक्निक द्वारा इंट्रामस्कुलरली ग्लूटियस रीजन में।
Basic but important question. The right answer is option D. हम Z-ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए IM इंजेक्शन लगाते हैं और इस टेक्निक के द्वारा Z-ट्रैक टेक्निक के द्वारा बेसिकली हम ऐसी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करती हैं जो कि स्किन के अंदर किसी प्रकार की इरिटेशन कॉज करती है या फिर ऑयल बेस्ड सब्सटेंस से बनी होती है या फिर स्किन के अंदर स्टेन कॉज कर सकती है। ऐसी सभी मेडिसिन को हम Z-ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड मेक which statement to a pregnant client found to have gynecoid pelvis? अगर किसी फीमेल में गायनेकॉइड पेल्विस है तो इस पेल्विस टाइप के मिलने पर कौन सा स्टेटमेंट दिया जाना सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज अ नैरो प्यूबिक आर्च। आप पेशेंट से कहेंगे कि आपका गायनेकॉइड पेल्विस है और इस पेल्विस में जो प्यूबिक आर्च होती है वो नैरो होती है। ऑप्शन टू, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। गायनेकॉइड पेल्विस लेबर डिलीवरी के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा पेल्विस टाइप माना जाता है। ऑप्शन थ्री, your type of pelvis is wide pelvis but it has short diameter। गायनेकॉइड पेल्विस बहुत ही वाइड पेल्विस है लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है। ऑप्शन फोर, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery। आपका गायनेकॉइड पेल्विस टाइप है और इस प्रकार के पेल्विस के होने पर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी होगी। गायनेकॉइड पेल्विस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही माना जाएगा? यस, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। हम पेशेंट को कहेंगे कि आपका गायनेकॉइड पेल्विस टाइप है और ये पेल्विस टाइप बच्चे की डिलीवरी के लिए सबसे बेहतरीन टाइप का पेल्विस माना जाता है। सबसे ज्यादा इसी प्रकार का पेल्विस टाइप वुमेन्स में देखा जाता है। जिन वुमेन्स का शू साइज यानी शूज की जो नंबर है वो 4 या इससे ऊपर होती है, उनमें ये गायनेकॉइड टाइप पेल्विस देखने को मिलता है। गायनेकॉइड टाइप पेल्विस की जो रिम होती है वो राउंडेड होती है जिसके कारण बच्चा इजीली यहां से पास हो जाता है। इसके अलावा एंड्रॉइड पेल्विस को हम मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसका जो पेल्विक इनलेट एरिया होता है वो हार्ट शेप होता है और इसमें जो पेल्विक प्लेन्स होते हैं वो नैरो होते हैं और इस प्रकार के पेल्विस में बर्थ बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए हम इसे फेवर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a promising treatment for some children suffering from thalassemia। ऐसा कोई बच्चा जिसे थैलेसीमिया डिजीज है उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, सबसे सटीक इलाज कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन बी, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ऑप्शन सी, रेडिएशन थेरेपी। ऑप्शन डी, स्टेरॉयडल थेरेपी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहां पर जो थैलेसीमिया डिजीज दिया गया है इसे आप कुलेज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। कुलेज एनीमिया या फिर आप इसे मेडिटेरियन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, किसी भी नाम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेडिटेरियन एनीमिया।
तीनों में से किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। और इस प्रकार की कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट जो इलाज है वो होता है बोन मैरो को ही बदल देना। बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज के अंदर बेसिकली जो हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं जिनके थ्रू ये बनते हैं उसमें डिफेक्ट हो जाता है, यानी प्रॉपर इनकी स्ट्रक्चर नहीं बन पाती, जिससे कि ब्लड सेल्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, while giving an intramuscular injection the Z-track technique is used to। जब किसी व्यक्ति को हम Z-track टेक्निक के द्वारा इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन लगाते हैं तो इस इंजेक्शन को क्यों लगाया जाता है, ये इस टेक्निक से इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है ये आपको बताना है। पेशेंट में इंजेक्शन के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए Z-track टेक्निक यूज करते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स में पंचरिंग ना हो जाए इस चीज से बचने के लिए Z-track यूज करते हैं, या फिर ड्रग बहुत बड़े एरिया पर तेजी से फैल सके इसलिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, या फिर बैकवर्ड लीकेज ऑफ ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए, यानी मेडिसिन वापस बॉडी से बाहर ना आ जाए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए Z-track टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है और प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। The right answer is ऑप्शन डी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्पस बताया था कि अगर आप किसी ड्रग को Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगा रहे हैं तो ये ड्रग स्किन को इरिटेट करने वाली होती है, या फिर ऑयल बेस्ड सब्सटेंस से बनी होती है, या फिर ये स्टेन कॉज कर सकती है। ये तीन पर्पस हमने बताए थे। एक पर्पस इसमें और ऐड कीजिएगा, इस टेक्निक द्वारा जब ड्रग को डिलीवर किया जाता है तो ये ड्रग वापस बॉडी में बाहर नहीं आ पाती और इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। बैकवर्ड लीकेज ऑफ मेडिसिन को प्रिवेंट करने के लिए Z-track टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और Z-track इंजेक्शन जब भी आप टेक्निक लगाएंगे तो उस समय आप बॉडी की डीप ग्लूटियल मसल्स में इस टेक्निक द्वारा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप Z-track टेक्निक द्वारा IM इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके लिए डीप सिचुएटेड ग्लूटियल मसल्स जो कि वेंट्रोग्लूटियल हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। इस टेक्निक से इंजेक्शन लगाते समय आप निडल को इंसर्ट करने से पहले स्किन को एक तरफ हल्का सा पुल करते हैं, फिर निडल इंसर्ट करते हैं, उसके बाद एस्पायरेट करके देखते हैं कि जो निडल है वो मसल्स में ही है, ब्लड वेसल में तो नहीं। उसके बाद मेडिसिन को धीरे से आप इंजेक्ट करते हैं और जैसे ही निडल आप निकालें तुरंत स्किन को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप स्किन को छोड़ते हैं तो ये सीधा वे ना होकर इस प्रकार से Z-track बन जाता है और इसके कारण जो ड्रग है वो वापस बॉडी से बाहर नहीं आ पाती। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट इन ब्लड इज। ब्लड में नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट कितना होना चाहिए? 1 से 2%, 5%, 10%, 25%? The right answer is ऑप्शन 1, 1 to 2%। आइए इसके बारे में बात कर लें। जो रेटिक्यूलोसाइट होती है ये आरबीसी की
RBCs लास्ट इमैच्योर स्टेज है, यानी कि अगर आरबीसी रेटिक्यूलोसाइट स्टेज में है, रेटिक्यूलोसाइट की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये आरबीसी अब बस मैच्योर होने ही वाली है। और अगर हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ 1 से 2% रेटिक्यूलोसाइट आरबीसी है, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर 98% मैच्योर आरबीसीज मौजूद हैं, और ये सही फाइंडिंग है। एक बार फिर से देखिएगा, आरबीसी जब डेवलप्ड होती है, मैच्योर होती है, तो इसे अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। रेटिक्यूलोसाइट आरबीसी के मैच्योरेशन प्रोसेस की आखिरी स्टेज होती है, इसके बाद ये मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर यदि रेटिक्यूलोसाइट काउंट 1 से 2% है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, और 98% जो आरबीसीज हैं वो मैच्योर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following nursing interventions are correct when using Z-track method of injection except, इस चीज को इग्नोर मत करिएगा, बहुत नंबर घटवाती है ये एक्सेप्ट नाम की चीज, बहुत रैंक पीछे आ जाते हैं आप सिर्फ एक वर्ड को इग्नोर करने से। इस पर जरूर फोकस करें। जैसे ही ये आपको दिखेगा, क्वेश्चन का मतलब लगभग ऑपोजिट हो जाता है। इस साल नॉर्सेट के अंदर जो लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनसे भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की मिस्टेक्स हुई हैं, जिनसे उनकी रैंक मन मुताबिक उन्हें नहीं मिल पाई। सो बी केयरफुल अबाउट दीज वर्ड्स। जब आप किसी क्लाइंट के अंदर Z-ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस समय आपको कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, आप इंजेक्शन साइट को एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे यानी क्लीन करेंगे। ऑप्शन बी यूज अ निडल दैट एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, आप उस निडल को यूज करेंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी हो। ऑप्शन सी कहता है एस्पायरेट द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, आप मेडिसिन को इंसर्ट करने से पहले इंजेक्शन का जो प्लगनर है उसे पीछे खींच के देखते हैं कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। ऑप्शन डी रब द साइट वाइगरसली आफ्टर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद आप इंजेक्शन साइट पर तेजी से मालिश करते हैं। कौन सा एक्शन आपको नहीं लेना है ये बताना है। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले साइट को क्लीन किया जाता है ताकि किसी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो। एल्कोहल स्वाब का इस्तेमाल करते हुए हम साइट को क्लीन करते हैं, तो ये सही आंसर है। इसके अलावा जब भी हम Z-ट्रैक टेक्निक द्वारा मेडिसिन डिलीवर करते हैं, तो उसे डीप मसल्स के अंदर डिलीवर करना होता है, इसलिए कम से कम 1 इंच लंबी निडल हमें यूज करनी पड़ती है। 1 इंच का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा निडल आपने इंसर्ट की है, वो किसी ब्लड वेसल को तो नहीं पंचर कर रही। इस चीज को चेक करने के लिए आप इंजेक्शन इंसर्ट करने के बाद इस इंजेक्शन का जो प्लगनर है, पीछे वाला पार्ट है, उसे ऊपर की तरफ खींच के देखेंगे। जब आप एस्पायरेट करें तो वहां पर बबल्स आने चाहिए। अगर वहां ब्लड आता है तो तुरंत इंजेक्शन को वहां से निकालेंगे, मेडिसिन को डिस्कार्ड करेंगे, नया इंजेक्शन लेंगे, नई मेडिसिन लेंगे और वापस से क्लाइंट में एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की और उस प्रोसेस की जो कि आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आपको कभी भी आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद उस साइट पर मालिश नहीं करनी है। Z-ट्रैक टेक्निक द्वारा आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद कभी भी साइट को तेजी से मसाज नहीं करते हैं, वाइग्रसली रब नहीं करते हैं। इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In biomedical waste management, human anatomical waste should be segregated in. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, यानी शरीर के जो कटे फटे अंग होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसे आप किस कलर के बैग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, डिस्पोज करेंगे? येलो कलर के बिन के अंदर, रेड के अंदर, ब्लैक के अंदर, ब्लू के अंदर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप इसे कंप्लीट पढ़कर जाएं। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, हमारे पेशेंट के शरीर का कोई भी कटा फटा हिस्सा, ड्रेसिंग मटेरियल, ब्लड बैग या फिर एग्जामिनेशन ग्लव्स जो कि ब्लड में भीगे हुए हैं यानी सॉइल्ड हैं, इन सभी को आप येलो कलर के बिन के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। रिमेनिंग सभी ऑप्शंस अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 61 years old client with a history of chronic renal failure is admitted with a possible appendicitis. Based on this history, which acid-base imbalance is most likely to be found when laboratory test result being assessed? एक 61 साल का पेशेंट है, 61 इयर्स ओल्ड पेशेंट है और इसकी किडनी फेलियर है, ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है और इसे अब अपेंडिसाइटिस कंडीशन हो चुकी है। इस पेशेंट में कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। सिंपली रीनल फेलियर होने पर, क्रॉनिक किडनी फेलियर होने पर कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफरिंग है तो उसकी किडनीज, उसके शरीर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है जैसे कि यूरिया आदि, इसे बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पाती है, जिसके कारण लगातार बॉडी के अंदर इन मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल बढ़ता है और बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो किडनी फेलियर है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉमनली देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, breast milk can be stored at room temperature for how many hours? अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं कुछ समय के लिए तो कितने समय से ज्यादा नहीं रख सकते? 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। कितने समय तक ब्रेस्ट मिल्क को यदि रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो इस्तेमाल करने योग्य रहता है, सिंपली आपको ये बताना है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर 4 घंटों के लिए स्टोर कर सकते हैं और 4 घंटे के बाद आप इसे डिस्कार्ड करेंगे, इसे बच्चे को फीडिंग के लिए नहीं देंगे, अदरवाइज इट कैन कॉज डिफिकल्टीज और infection, complication. Next question, which is the drug used for closure of PDA? Patent ductus arteriosus condition में ट्रीटमेंट हेतु कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है?
प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डोपामाइन, फिनोबार्बिटॉन, इंडोमेथासिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन इज अ ड्रग of choice for the closure of patent ductus arteriosus. So everyone, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी। फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को रात 8:30 बजे। Thank you so much. Best of luck.